कौशल और शिक्षा के संग खेल से महकेगा जीवन का उपवन, सजाएगा युवाओं का कल। नमस्कार एमपी का ये आयोजन डॉक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी देंगे हुनर को नई उड़ान, और डॉक्टर पल्लवी राव संग मिलकर चमकेगा देश का स्वाभिमान। इन्हीं पंक्तियों के साथ नमस्कार दर्शकों, लाइव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपका स्वागत करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ पूर्वा राय। जी हाँ, दिन है सोमवार का और हम आपके लिए लेकर आए ढेर सारे ज्ञान का भंडार। तो क्यों ना आप भी हमारे साथ ज्ञान के इस सागर में गोते लगाएं और ज्ञान के कुछ मोती चुनकर अपना जीवन समृद्ध बनाएं। वो कैसे? जी हाँ, लाइव स्ट्रीमिंग चालू गई है, आपके हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब पर जाइए, डीडीएम पे टाइप कीजिए और हम आपके सामने उपस्थित होंगे। और साथ ही साथ लाइव कार्यक्रम भी है, 9:30 बज चुके हैं, 10:30 बजे तक टीवी के सामने बैठे हैं तो फ़ोन नंबर्स लिख लेना नहीं भूलिएगा। चलिए लिख लीजिए भोपाल दूरदर्शन के फ़ोन नंबर्स, भोपाल के एसटीडी कोड के साथ में 0755260049। साथ ही साथ एक टोल फ्री नंबर है, बिल्कुल निःशुल्क है, 0755260232। बहुत आसान है, नहीं लिख पाए कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है, जल्दी से लिखिए, आपके कॉल्स का मैं इंतजार करूंगी। और आज है दिन बहुत शानदार, क्योंकि कल रात जो काम किया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, जी हाँ, जीत लिया है लगातार दूसरी बार खिताब। हम बहुत सारी बधाइयां देते हैं और 75 रन की वो पारी जो कि विराट कोहली ने करी और छक्के से जिताया, बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। चलिए अब आ जाते हैं कार्यक्रम की रीत के अनुसार, क्योंकि कार्यक्रम हम शुरुआत करते हैं तिथि के साथ। तो देखते हैं आज की तिथि क्या है, पंचांग क्या कह रहा है। विक्रम संवत 2083 ज्येष्ठ माह पूर्णिमा है, तिथि 1 जून 2026 है, तारीख दिन है सोमवार का। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम कामना करते हैं। साथ ही साथ आज की तारीख इतिहास में किन मायनों में खास है, चलिए झांक लिया जाए इतिहास के झरोके से। 1929 फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री नरगिस दत्त का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1930 की अगर बात की जाए तो भारत की पहली प्रीमियम ट्रेन डेक्कन क्वीन को मुंबई और पुणे के बीच शुरू किया गया था। 1964 में अगर देखें तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अस्थियों को उनकी इच्छा के अनुसार पूरे देश में बिखेरा गया था। अब आ जाते हैं 1996 पर। एच.डी. देवगौड़ा ने भारत के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ आज ही के दिन ली थी और अंत में 2001 नेपाल के शाही परिवार के नरसंहार में राजा रविंद्र और रानी ऐश्वर्या सहित कई सदस्यों की मृत्यु आज के दिन हो गई थी। यह हुआ इतिहास। अब एक छोटा सा शुभ विचार जो कि आपके दिन को शुभ बनाने के लिए खास बेहतर साबित हो सकता है। शिक्षा अगर आपके सोचने का तरीका बदलती है तो कौशल आपको दुनिया बदलने की ताकत देता है। केवल डिग्री आपको कतार में खड़ा कर सकती है, लेकिन आपका हुनर आपको भीड़ से अलग पहचान दे सकता है। ये विचार आज के हमारे विषय से जुड़ा हुआ है और आज आपके लिए बेहद खास विषय लेकर आए हैं। तो चलिए विषय की जानकारी दे दूं। आज है हमारा विषय कौशल, शिक्षा और खेल। आज बात उस विषय की जो हर माँ बाप के दिल के करीब है, हर युवा के भविष्य से जुड़ी है, कौशल, शिक्षा और खेल। क्योंकि आज का भारत सिर्फ डिग्रीधारी नहीं है, दक्ष और सक्षम युवा मांगता है। और इस विषय को लेकर आज हम बेहद अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बीच दो ऐसे मुख्य हमारे जो वक्ता हैं, जो हमारे आज के मेहमान हैं और हमारे विशेषज्ञ हैं, उनसे आपको मिलवाते हुए मुझे भी बेहद गौरव हो रहा है। तो चलिए पहले मिलवाती हूँ मैं आपको डॉक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी। इनका परिचय अगर मैं आपको दूं तो माइक्रोसॉफ्ट और आईटीसी जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अनुभव लेकर जो इंसान कॉरपोरेट की चमक छोड़ मध्य प्रदेश के युवाओं की तकदीर बदलने निकला है, वह है डॉक्टर सिद्धार्थ
सिद्धार्थ चतुर्वेदी, इनका स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पूर्वा। इनके लिए कुछ और भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैनिट भोपाल से इंजीनियरिंग, एसपी जैन मुंबई से एमबीए, और आज वे हैं मध्य भारत की पहली स्किल्ड बेस्ड यूनिवर्सिटी स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी के चांसलर और आईसेक्ट ग्रुप के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, जहां 20,000 से अधिक केंद्रों के जरिए लाखों युवाओं को इंडस्ट्री रेडी बनाया जाता है। मुख्यमंत्री द्वारा एमपी आयशर अवार्ड से सम्मानित हैं आप, और बीडब्ल्यू एजुकेशन के सुपर 30 एजुकेशन लीडर्स में शुमार हैं डॉक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी। एक बार फिर से क्यों ना इनका स्वागत कर लिया जाए। तो सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है आपका। और जो दूसरी डिग्निटी हमारे बीच उपलब्ध है, जी हाँ, हमारे साथ बैठी हुई हैं हमारी मुख्य अतिथि। चलिए इनका भी एक बार स्वागत कर लिया जाए। डॉक्टर पल्लवी राव चतुर्वेदी जी, नमस्कार मैम, बहुत स्वागत है। इनके विषय में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर पल्लवी राव चतुर्वेदी जी केमिकल इंजीनियरिंग से डिग्री आपने प्राप्त की हुई है, एसपी जैन मुंबई से एमबीए और पीएचडी, लेकिन इन तमाम उपलब्धियों से परे उनकी असली पहचान है भारत के बच्चों और उनके माता पिता की जिंदगी बदलने का अदम्य जिद आपने ठान रखी है। डॉक्टर पल्लवी राव चतुर्वेदी आईसेक्ट ग्रुप की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, ब्रेनी ब्रियर पर्शिनिस की संस्थापक और गेट सेट प्रेजेंट विथ पल्लवी की रचनाकार, जिसने 1.5 करोड़ से अधिक अभिभावक जुड़े हुए हैं। यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क से G20 इस्तांबुल तक इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर भारत की अर्ली एजुकेशन और पेरेंटिंग की आवाज़ बुलंद की है। इकोनॉमिक टाइम्स वुमेन लीडर अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर पल्लवी राव चतुर्वेदी, नमस्कार। एमपी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन मैडम जी। तो क्यों ना हम सर से ये शुरुआत करें कि सर, इस देश में, हमारे प्रदेश में इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, इतने बड़े बड़े जो एक केंद्र थे शिक्षा के, लेकिन उसके बाद आपने एक इतना बड़ा यूनिवर्सिटी खोलने की मन में आपके कैसे आई? क्या मुख्य उद्देश्य था? जी लेकिन सर, मैं आपका अगर जवाब लूं उससे पहले एक क्यों ना वीडियो झलक देख ली जाए, उसके बाद आपका जवाब लेती हूं मैं। आपके कामों को दर्शाता हुआ ये वीडियो था। और सर, मैं आपसे फिर से जानना चाहूँगी कि क्या मन में था वो प्रण जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई?
जी, तो आपके इस सवाल का जवाब जो आपने आज सुविचार रखा, उसी से मैं जोड़ूंगा कि आज भारत में डिग्रीधारी लोगों को सिर्फ शायद कतार में खड़ा होने का मौका मिलता है, पर अगर कौशल आधारित शिक्षा है तो आपको वो भीड़ से अलग करती है और आपके जॉब, आपके एक सुनहरे करियर को भी वो सुनिश्चित करती है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि पारंपरिक शिक्षा, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन का मॉडल है, वो धीरे धीरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कुछ हद तक कम होता जा रहा है, क्योंकि आज सभी रिक्रूटर्स का जो अप्रोच है वो स्किल बेस्ड रिक्रूटमेंट पे है, ना कि डिग्री बेस्ड रिक्रूटमेंट पे। तो अगर ऐसा परिदृश्य है तो हमने स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी, एक ऐसा विश्वविद्यालय जो कि कौशल को भी शिक्षा के साथ जोड़ के चले, इस पूरे विजन के साथ हमने इस विश्वविद्यालय को बनाया। इसके दो खास बातें हैं, एक तो इंडस्ट्री इंटीग्रेशन और स्किल बेस्ड कोर्सेज होंगे, और कोई भी कोर्स अगर हम चलाएंगे तो उसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट इंडस्ट्री के माध्यम से हम जोड़ेंगे, और इसमें हम इंडस्ट्री को कोर्सेज के पहले से जोड़ के काम करते हैं। तो करिकुलम डिज़ाइन, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट्स, टीचिंग लर्निंग, सभी में इंडस्ट्री का एक रोल होता है। और दूसरा अगर मैं कहूँ तो हमारा जो ओवरऑल करिकुलम है, उस करिकुलम में हम 60 to 70% लर्निंग, हैंड्स ऑन लर्निंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे देते हैं। तो इसलिए ये विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों से अलग है। मुझे लगता है कि आज भारत में कौशल आधारित शिक्षा और कौशल आधारित उच्च शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसे कई अन्य विश्वविद्यालय हमें आगे आने वाले सालों में देखने को मिलेंगे। जी, बहुत ही अच्छे से आपने बताया है। मैम, आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी लगातार कहते हैं कि आप नौकरी पाने की नहीं, आप नौकरी देने के लायक बने, और चूंकि आप आईसेक्ट की ईवीपी के रूप में काम कर रहे हैं, तो कौशल विकास को वो जो मेन स्ट्रीम है, जो पढ़ाई है, उसके अंदर इनबिल्ट आप कैसे करती हैं? एक्चुअली अगर आप आईसेक्ट ग्रुप को देखते हैं तो पिछले 40 इयर्स से हमारा स्किल ही है कि हम एंटरप्रेन्योर्स को एस्टैब्लिश करते हैं। हमारे सिस्टम में, हमारे नेटवर्क में 30,000 से ज़्यादा उद्यमी हैं, फ्रेंचाइजीज़ हैं जो एजुकेशन और स्किल्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत लेवल पे, गांव लेवल पे पढ़ाते हैं, और वही हमारा डीएनए हो गया है। और हमारा जो यूनिवर्सिटीज़ में भी एक स्टार्टअप इकोसिस्टम जो हमने बनाया है, उसी के लर्निंग्स को लेते हुए हमने बनाया कि आजकल कोई एंटरप्रेन्योर होना, उद्यमी होना बहुत ऐसे ग्लैमरस होने की ज़रूरत नहीं है, या ऐसे मेट्रोज़ में होने की ज़रूरत नहीं है। छोटे शहरों से भी उद्यमी हो सकते हैं। एंड इंडिया में आप ट्रेडिशनली देखें तो 70% से ज़्यादा उद्यमी ही थे। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो जॉब मार्केट खुला और जो जॉब्स का जो ट्रेंड हुआ वो बाद में आया, बट इंडिया के डीएनए में शुरुआत से एंटरप्रेन्योरशिप है। सो उसमें हम आईसेक्ट में भी और आईसेक्ट ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में भी हम बहुत फोकस करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को एटलीस्ट तुरंत ना करें, बट जीवन में आगे जाके एटलीस्ट वो एक सोच हो कि मैं जॉब्स देने का काम कर सकता हूँ एंड मैं एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ। जी, बहुत ही अच्छा। सर, आपने कहा कि पारंपरिक शिक्षा से ही नहीं हम जुड़ सकते। जी, हमारे साथ हमारी कॉलर जुड़ चुकी हैं। जी हैं, आरुषि तिवारी जी भोपाल से। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। रखें प्रश्न। आयुषी जी, प्रश्न रखें। मैं आयुषी तिवारी असिस्टेंट प्रोफेसर बात कर रही हूँ। जी सर, आज की युवा पीढ़ी मल्टी स्किलिंग, डिजिटल एक्सपोजर और क्रिएटिविटी में बहुत आगे है, लेकिन साथ ही उन पर लगातार प्रेशर भी बढ़ रहा है। मेरा आदरणीय सर से प्रश्न है कि आज के जेन ज़ी स्टूडेंट के लिए विश्वविद्यालय किस तरह से वातावरण बना रहा है जहां स्किल्स, स्पोर्ट्स, मेंटल वेलबींग और करियर ग्रोथ साथ साथ विकसित हो सके। धन्यवाद। जी, बहुत अच्छा। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आयुषी, और इसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि आज हमारे जो इस समय इंडस्ट्री और एजुकेशन का इकोसिस्टम है, तो आज एक टी शेप्ड ग्रोथ की बात होती है कि हर युवा को एक टी शेप्ड ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहिए, जहाँ पे आपके पास एक पर्टिकुलर एरिया में डेप्थ हो, स्पेशलाइजेशन हो, पर वो सिर्फ काफ़ी नहीं है, और आपको बाकी अन्य विषयों की भी एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो एक विश्वविद्यालय, वो हमारा विश्वविद्यालय हो
या अन्य विश्वविद्यालय हों, हमें ऐसा इकोसिस्टम और माहौल अपने विश्वविद्यालय में क्रिएट करना है कि हम स्पेशलाइजेशन तो क्रिएट करें ही करें, पर उसके साथ साथ सर्टिफिकेशन के माध्यम से, इंटर्नशिप्स के माध्यम से, हैकेथॉन के माध्यम से, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से एक्सपोजर हम एक बच्चे को जितना ज़्यादा दे सकें, क्योंकि आज के तारीख में एक्सपोजर, नेटवर्किंग, बाकी लोगों से मिलना, बाकी सारे मंचों पे जाना और कुछ ना कुछ हर जगह से लेकर आना, सीखना, इसी चीज़ को लर्निंग और एजुकेशन का एक नया पर्याय देखा जा रहा है। तो जो आपने कहा कि स्किल्स तो हैं, क्रिएटिविटी है, पर एक प्रेशर भी है। वो प्रेशर इसीलिए है क्योंकि आज जिस तरीके से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, स्टूडेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं एक एंग्जाइटी है कि मैं आगे आने वाले सालों में रेलेवेंट रह पाऊंगा कि नहीं। तो वो रेलेवेंट रहने के लिए आपको अपने कोर्स में स्पेशलाइजेशन लेना है, पर उसके साथ साथ सर्टिफिकेशंस भी करने हैं। इंटर्नशिप आपको 15 दिन, 20 दिन, 5 दिन, 1 महीने जहां भी मिले इंटर्नशिप्स करनी है, और उसके साथ साथ अपने कोर्स से जुड़े हुए हुनर को आप कॉलेज के अंदर और उसके साथ साथ ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से भी अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। अगर आपके डिग्री के बाद आपके पास एक पोर्टफोलियो होगा दिखाने के लिए, जिसमें आप अपने कामों को, अपने द्वारा बनाए गए टूल्स को, अपने द्वारा बनाए गए सॉल्यूशंस को शोकेस कर सकें, तो आपका एक जो रिक्रूटमेंट होगा, आपका जो करियर होगा, वो बाकी अन्य लोगों से भिन्न होगा। जी, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। मैम, आप इतना काम करती हैं, ग्राउंड वर्क करती हैं, कौन सी स्किल्स ऐसी आपको आजकल के बच्चों में लग रही है जो बहुत ज़्यादा कम है? कौशल की कमी कहाँ पर कम दिखता है और उस किस चीज़ को बढ़ाना चाहिए? मुझे लगता है जैसे अपना एजुकेशन सिस्टम है, जो टेक्स्ट बुक्स है स्कूल्स में, जो इवन कॉलेज लेवल तक, उसमें बच्चे पहले जाते हैं और उसमें अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। बट जैसे अभी सुबह से हम डिस्कस कर रहे हैं, जॉब्स के लिए हमें दूसरे स्किल्स की ज़रूरत होती है। उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस बहुत पहले आता है। कितने लैंग्वेजेस में आप कॉन्फिडेंट हैं। आजकल जॉब मार्केट ऐसा नहीं है कि आप एक स्टेट से हैं तो आप वहीं पे रहते हैं, आप पूरे इंडिया में घूमते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर भी जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों में जैसे कैसे आप कोलैबोरेट करते हैं, टीम वर्क की तरफ आप कैसे, आपका माइंड वर्क होता है, वो बहुत ज़रूरी है। फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग कैपेसिटी, राइट, जो हम बुकिश नॉलेज बोलते हैं, सिर्फ जो टेक्स्ट बुक में आता है, उसके अलावा आप रियल लाइफ सिचुएशंस, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो आपके घर के आसपास हो, स्विच का प्रॉब्लम हो सकता है, वाटर प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ कम्युनिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कैसे आप छोटे एज में प्रैक्टिस करके उसको होन करते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है। और आजकल जॉब्स में भी ऐसे ही स्किल्स इंडस्ट्री ढूंढता है। जब हम अनएम्प्लॉयबिलिटी की बात करते हैं तो वो वही है कि बुकिश नॉलेज से हटके रियल लाइफ सिचुएशंस में, रियल लाइफ स्ट्रेस और प्रेशर में एक स्टूडेंट कैसे सक्सेसफुली नेविगेट कर पाता है, वो बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक वो स्कूल और कॉलेज लेवल में पॉलिश करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है आजकल। जी, बहुत ही बढ़िया बात है। सर, आप अटल इंक्यूबेशन सेंटर चला रहे हैं एमपी में। युवाओं के अंदर अगर वो स्टार्टअप तैयार करना चाहते हैं, लेकिन भावनाएं अंदर से नहीं आती। हर व्यक्ति ये चाहता है मुझे तो सरकारी नौकरी मिल जाए, घर बैठे मैं तो बस एक 10 से 5 की जॉब करूं और एक बढ़िया सी सैलरी आए। लेकिन स्टार्टअप की भावना हम युवाओं में कैसे जगाएं? जी, तो मुझे लगता है कि स्टार्टअप्स के मामले में आज सबसे फेवरेबल टाइम है, जब किसी भी अगर स्टूडेंट को, या अगर स्टूडेंट ना भी हो, अगर आप लेटर एज में भी अपना एक वेंचर खड़ा करना चाहते हैं, तो सारे स्कीम्स, सरकार की तरफ से जो मदद है, सारा जो इकोसिस्टम है, वो बहुत फेवरेबल है। इससे पहले आज तक इतना फेवरेबल समय स्टार्टअप्स के लिए कभी नहीं हुआ है भारत में। पूरे विश्व में आज भारत नंबर 3 पे स्टार्टअप इकोसिस्टम में रैंक करता है। यूएसए और चाइना के बाद सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स हमारे कंट्री में है। और उसमें भी अब ये देखा गया है कि आज जो यूनिकॉर्न्स बनने की राह पे जो स्टार्टअप्स हैं, उसमें से 70% से ज़्यादा स्टार्टअप्स टियर 2 और टियर 3 टाउन से आ रहे हैं। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, आपको रोकती हूँ, और हम अपना प्रश्न फिर से लेंगे आपसे, क्योंकि हमारे पास हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हिमाग्री श्रीवास्तव जी, नमस्कार। एमपी में आपका बहुत स्वागत है। रखिए प्रश्न, और छोटा प्रश्न रखिएगा।
Madam, I want to ask that how sports can empower our students. स्पोर्ट्स बच्चों को कैसे एम्पावर कर सकता है हमारे स्टूडेंट्स को? हाँ, आवाज क्लियर नहीं। हेलो, आ रही आवाज? एक कोर्स बच्चों को कैसे आगे बढ़ा सकता है और कौशल में कैसे विकास कर सकता है और कैसे वो कोर्स उसको इम्प्रेस कर सकता है कि उस कोर्स के लेकर आगे चलकर वो स्पोर्ट्स में। जी, आई थिंक अभी इस लेवल में आप हाई स्कूल बच्चे और कॉलेज के बच्चों को भी देखें, अभी AI बेस्ड कोर्सेज करना बहुत ज़रूरी है। ये कोर्सेज आपके जो भी वर्क है उसमें बहुत हेल्प करेंगी, और जो जनरल कॉन्वर्जेशन है अभी AI को लेके है, तो AI के कोर्सेज ज़रूर करें। पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन के कोर्सेज ज़रूर करें। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स के कोर्सेज ज़रूर करें। और इसके अलावा जो आपका डोमेन एक्सपर्टीज़ है, जैसे आप हैंड्स ऑन स्किल्स में आप क्या कर रहे हैं, वो जैसे अभी स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी ऑफर कर रहा है, ऐसे स्किल्स की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे कोर्सेज करने से कॉन्फिडेंस अपने आप में आ जाता है अंडर ग्रेजुएशन लेवल तक, कि कहीं पे भी जाके कॉन्फिडेंटली जॉब के लिए अप्लाई करें। और ये सारे एरियाज आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैम, स्पोर्ट्स को लेकर व्यक्ति अपना कैसे कौशल विकास कर सकता है? आई थिंक जैसे अभी सिद्धार्थ ने एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के लिए बोला, स्पोर्ट्स भी अभी आई थिंक इंडिया में इतना वाइब्रेंसी है जो इतने सालों में हमने नहीं देखा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अगर देखें आप, फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि फॉर्मल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और खेल या स्पोर्ट्स को इक्वल महत्व दिया गया है। और बहुत सारे प्रयत्न गवर्नमेंट की तरफ से एंड प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से भी अभी है कि स्पोर्ट्स को बहुत encouragement दें। स्कूल्स के लेवल पे भी बोला गया है कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बढ़ाएं। स्पोर्ट्स का जो पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होता है वो क्लासरूम के अंदर नहीं हो सकता। टीम स्किल्स की बात करें, लीडरशिप की बात करें, आजकल स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो गया है, हम मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलनेस की बात करते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स जब आप ग्राउंड पे होते हैं कम हो जाती हैं। और स्पोर्ट्स के जो बच्चे होते हैं उनका रेजिलियंस बाद में भी, अगर आप बहुत प्रोफेशनली भी ना लें, बट अगर आपने 10-15 साल अच्छा स्पोर्ट्स में आप इन्वॉल्व हैं, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स या टीम स्पोर्ट्स, आपके करियर में, आपके पूरे लाइफ में आपका जो डिसिप्लिन, सिंसियरिटी, हैबिट फॉर्मेशन होता है, उसका जो इम्पैक्ट है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो आई थिंक स्पोर्ट्स का जो हम रिसर्जेंस, जो हम फिर से एक एक्साइटमेंट देख रहे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम एज अडल्ट्स, एज पेरेंटिंग कम्युनिटी, टीचर्स, एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हम सबको बच्चों को डेफिनेटली इंकरेज करना है अभी स्पोर्ट्स में जाने के लिए। जी मैम, सर आप दोनों से एक प्रश्न है कि पूरे शहर में एक बस घूम रही है, इस विषय में जानना चाहेंगे। जी, तो ये जो बस घूम रही है इसको भी मैं अभी पल्लवी जी ने बताया, उससे जोड़ के ये कहूँगा कि आईसेक्ट ग्रुप हर समय कनेक्टिंग यू टू अपॉर्चुनिटीज़ के विजन के साथ काम करता रहा है। तो और ये कनेक्शन करने का काम हमने शिक्षा, उच्च शिक्षा, फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टार्टअप, इंक्यूबेशन में तो किया ही किया, पर अब हम उसको स्पोर्ट्स और फिटनेस के माध्यम से भी कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स में हमने क्रिकेट को चुना, जिसमें कि अब रॉयल निमाड़ ईगल्स के नाम से निमाड़ रीजन, जो कि एक बैकवर्ड रीजन है मध्य प्रदेश का, उस रीजन की एक टीम, मेंस टीम और विमेंस टीम, दोनों मध्य प्रदेश लीग में हम उस टीम को भेज रहे हैं। और पूरा इसमें ऑब्जेक्टिव यही है कि जो प्लेटफॉर्म देने का काम आईसेक्ट लगातार करता आया है, वही प्लेटफॉर्म देने का काम हम स्पोर्ट्स में भी करें। और ऐसे यंग खिलाड़ी जो बॉयज़ गर्ल्स क्रिकेट में एस्पायर करते हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जिससे कि वो इसके बाद आईपीएल जैसी बड़ी लीग्स में नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेटिंग में ही अपना करियर बना सकते हैं। और मैं इसमें ये भी बस ऐड करना चाहूँगा कि सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बल्कि पूरे ग्रुप का फोकस ये है कि क्रिकेट के अलावा फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, हॉकी हो और ट्रैक एंड फील्ड जैसे एथलेटिक स्पोर्ट्स हो, इन सभी एरियाज़ में हम स्पोर्ट्स पर्सन्स को प्रमोट करने के लिए, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए
और उनको स्कॉलरशिप्स देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे ग्रुप का एक विश्वविद्यालय रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में नंबर 1 विश्वविद्यालय है खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स की रैंकिंग में, और ऑल इंडिया लेवल पे 16वें नंबर पे वो रैंक करता है। तो खेल एक कौशल ही है और बहुत स्वागत योग्य ये बात है कि खेल को भी आज करिकुलम में जोड़ के देखा जा रहा है, जैसा अभी वक्ता ने बताया। जी जी, मैम से भी थोड़ा सा चाहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप तक ही आ रही हूँ कि आपसे भी चाहूंगी मैं। जी, स्पोर्ट्स को लेके मुझे ये भी बोलना है कि अभी स्पोर्ट्स के करियर्स इतने सारे हो गए हैं, आप सिर्फ फील्ड पे प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है। अभी स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स कोचिंग, रेफरिंग, वीडियो एनालिस्ट, फिजियो एंड यू नो एलाइड कोर्सेज, स्टैटिस्टिशियंस, इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज स्पोर्ट्स सेक्टर में खुल गए हैं, इतने सारे रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज हो गए हैं कि आप, हो सकता है आप टीम में ना चुने गए हो, बट वो जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का पूरा फील्ड है उसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ गए हैं। एंड हमने भी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स कोचिंग के बहुत सारे कोर्सेज अभी लॉन्च किया है, यही फोकस में डालते हुए कि स्पोर्ट्स एक बहुत क्रिटिकल स्किल है इंडिया में, एंड हमें इंडिया को पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म में स्पोर्ट्स का नाम हमारा आगे होना चाहिए। आगे बहुत ही अच्छा। हमारे साथ हमारे एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, बलराम यादव जी भोपाल से। जी नमस्कार, एमपी में आपका बहुत स्वागत है, रखे प्रश्न। सर नमस्कार, मैं बलराम यादव भोपाल से बोल रहा हूँ। सर मुझे पूछना था कि स्कोप ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल कर रहे हैं, स्कॉलरशिप्स जिससे कि छात्रों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सुविधा मिल सके। जी बस जी, मेरा सभी हमारे जो कॉलर्स हैं उनसे छोटा सा एक अनुरोध है कि अपना प्रश्न थोड़ा छोटा सा करें। जी जी सर। जी, तो स्कॉलरशिप्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंगल है, और आपने जो स्पोर्ट्स में लेके स्कॉलरशिप्स की बात की, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी, रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम लगभग 100 खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि खेल में अव्वल हैं, खेल में अपने हुनर को वो अगले लेवल तक ले जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उनको अपनी शिक्षा भी साथ में कंप्लीट करनी है, और उस शिक्षा को कंप्लीट करते करते जब भी उन्हें कभी मौका मिलता है खेलने जाने के लिए, अपने प्रदेश को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो सारा जो एक्सपेंसेस है, वो जो सारा अमाउंट है, जो सारा स्कॉलरशिप है, वो विश्वविद्यालय द्वारा ही दी जाती है। तो हम 2 लेवल्स पे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं। एक तो जो एजुकेशन लेने के लिए उनका एक इन्वेस्टमेंट है, हम उसे बहुत बड़े लेवल तक सब्सिडाइज करते हैं, और बहुत सारे ऐसे मेडल विनर्स हैं और खिलाड़ी हैं जिनको हम मुफ्त शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप जब भी ऐसे चैम्पियनशिप्स में जाते हैं तो आपको स्पोर्ट्स किट लगता है, आपको स्पोर्ट्स गियर लगता है, आपको वहाँ जाना होता है, रुकना होता है, तो वो सारा इन्वेस्टमेंट भी विश्वविद्यालय करता है। तो पूरी मंशा यही है कि हम अपने स्कॉलरशिप्स के माध्यम से मध्य प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को एक मंच देने का काम करें, जिससे हमारे प्रदेश का नाम राष्ट्रीय लेवल पे चमके और हमारे खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स में करियर बनाने के लिए हम प्रेरित कर सकें। इसके अलावा हम एकेडमिक स्कॉलरशिप्स को भी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे अगर आप मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं बट अंडर प्रिविलेज्ड हैं, या आप अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को भी अपने विश्वविद्यालयों में स्कॉलरशिप देते हैं, जिससे कि वो लगातार अपनी शिक्षा को कंटिन्यू कर सकें और रिसोर्सेज के अभाव में कभी भी ड्रॉप आउट होने की स्थिति उनके जीवन में ना बने। जी, हमारे जो दर्शक हैं हमें एक बार फिर से इन्हें एक क्लिप दिखाना चाहते हैं जिसमें शिक्षा, कौशल और खेल के ऊपर आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। तो चलिए देख लेते हैं आपके साथ में हम भी एक क्लिप।
जी हाँ, आज नमस्कार एमपी में बेहद खास विषय को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, शिक्षा, कौशल और खेल। और हमारे साथ हमारे डिग्निटीज जुड़े हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी और डॉक्टर पल्लवी राव चतुर्वेदी से। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जो क्रिकेट में आपकी टीम है वो खेल रही है, लेकिन और क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं इनके साथ? देखिए, हमारे लिए रॉयल निमाड़ ईगल्स की टीम एमपीएल में उतारने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ मैचेस नहीं थे। हमारा विजन और इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म है और वाइड स्प्रेड है। हम चाह रहे हैं कि मैचेस के अलावा भी इसका सोशल इम्पैक्ट रहे। तो हमने 2 अनाउंसमेंट, सोशल इम्पैक्ट अनाउंसमेंट्स किया है। एक वो कि पूरे एमपीएल में हर 50 रन जब भी मिले, हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स, जो मध्य प्रदेश के गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उनको स्कॉलरशिप्स मिले हायर एजुकेशन में जाने के लिए। जैसे हम जानते हैं, बहुत सारे गर्ल्स ड्रॉप आउट हो जाती हैं 12वीं के बाद, बहुत अच्छे रिजल्ट्स के बाद। तो अब नहीं करना होगा उनको। तो ये हर 50 रन्स में कोई भी टीम 50 रन्स करे, वी विल सपोर्ट गर्ल्स स्टूडेंट्स। और सेकंड ये है कि हमारी टीम रॉयल निमाड़ ईगल्स जब भी 50 रन्स करेगा, हम क्रिकेट किट रूरल स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये 2 चीज़ों से एजुकेशन, कौशल और खेल तीनों में हम एमपी में थोड़ा और प्रमोट और कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत ही नेक काज कर रहे हैं सर। जो ग्रामीण बच्चे हैं उन तक कौशल शिक्षा पहुंचाने के लिए जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो क्या काम कर रही है, और बेसिकली जो मुख्य रुकावटें आती हैं वो क्या होती हैं? जी, तो हमने कोविड के दौरान ये देखा कि हम जितनी भी बात डिजिटल शिक्षा की करते हैं, कई बार वो सिर्फ शहरों तक या उसके आसपास के एरियाज तक सीमित रह जाती है, और बड़े संख्या में ग्रामीण जो युवा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अभी भी उससे कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नई पहल की गई है जिसमें हम कौशल रथ के बारे में बात कर सकते हैं। कौशल रथ एक ऐसी बस है जो कि कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ, एक ट्रेनर के साथ और इक्विपमेंट के साथ वो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक टू ब्लॉक, गांव तक वो जाती है, और हर अपनी ट्रिप में वो वहाँ के स्कूल्स, वहाँ के कॉलेजेस, वहाँ के युवाओं के साथ एक वर्कशॉप, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करती है। तो एक तरीका तो ये है कि हम ऐसे और स्किल्स ऑन व्हील्स जैसे जो एक्सपेरिमेंट हैं उनकी तादाद को बढ़ाएं, और इससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा, आईसेक्ट क्योंकि अपने केंद्रों के साथ विकास खंड के लेवल पे, पंचायत लेवल पे आज एग्जिस्ट करता है, तो हम एक हब एंड स्पोक मॉडल के माध्यम से, जिसमें हब हमारे विश्वविद्यालय हैं, पर उनके साथ साथ जो ट्रेनर्स हमने तैयार किए हैं, उन ट्रेनर्स को हम अलग अलग जगहों पे भेज के और वहाँ लोकल लोगों को ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम में एनरोल करके हम वहाँ तक भी गुणवत्ता वाली शिक्षा को ले जा सकते हैं। तीसरा, हमने अपने लेवल पे एक एडटेक पोर्टल भी तैयार किया है जिसका नाम आईसेक्ट लर्न है, और इस पूरे पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हम हिंदी भाषा में फ्यूचर स्किल्स और अन्य ऐसे कोर्सेज जिनकी आज डिमांड है उसको हम ले जा सकें। ये जो पोर्टल है वो वीकली लाइव ब्रॉडकास्ट क्लासेस भी करता है, अन्य बहुत सारे विषयों पे हमारा एक सेंट्रल स्टूडियो है, और इस माध्यम से हम एक ट्रेनर को ले जा सकते हैं। माफी चाहती हूँ, हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। सौरभ श्रीवास्तव जी भोपाल से। नमस्कार जी, रखें आप अपना प्रश्न। सर, स्किल और रोजगार के बीच मौजूद गैप को हम कैसे कम कर सकते हैं? जी, बहुत ही इस समय का बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। स्किल और रोजगार के बीच का जो गैप है, तो उसको पूरा करने के लिए, जैसा मैंने बताया, जितना ज़्यादा हम इंडस्ट्री का एक्सपोजर शिक्षा के दौरान स्टूडेंट को दे सकते हैं, उतने ही ज़्यादा हम उसकी जो प्रोबेबिलिटी है रोज़गार लेने के लिए, उसको हम बढ़ा सकते हैं। मैं अगर एग्जांपल दूं तो हमारे विश्वविद्यालय में जो हॉस्पिटैलिटी और होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो बहुत नया डिपार्टमेंट है, और लगभग 1-1.5 साल ही उस डिपार्टमेंट ने कंप्लीट किया है। पर क्योंकि वहाँ का जो करिकुलम है वो पूरी तरह से इंडस्ट्री एक्सपोजर और हैंड्स ऑन लर्निंग पर आधारित है, तो मुझे बताते हुए खुशी है कि सेकेंड ईयर में ही हमारे सभी
स्टूडेंट्स को देश के बड़े जो होटल ब्रांड्स हैं, रेस्टोरेंट ब्रांड्स हैं, वहाँ पे इंटर्नशिप करने का मौका मिला और उनमें से कुछ बच्चों को ऑलरेडी प्री प्लेसमेंट ऑफर भी दिए जा चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में पीपीओज देने वाले शायद हम ऐसे पहले विश्वविद्यालय होंगे जो कि अपने एजुकेशन के साथ साथ ही स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट से भी जोड़ रहे हैं। तो जो आपने सवाल पूछा, सिर्फ स्किल होना काफ़ी नहीं है। स्किल आपको क्लासरूम में मिल सकती है, स्किल आपको लेनी है, पर उस स्किल को अप्लाई करने के लिए आप जितने एक्सपोजर स्टूडेंट को दे सकते हैं उतना ही ज़्यादा आप उसको रोज़गार के करीब ला सकते हैं। जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया था सर। और हम बात कर रहे थे कि बिल्कुल बेस पर क्या क्या परेशानियां आती हैं लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचाने तक। तो मैंने जैसा बताया कि बेस लेवल पे रिसोर्सेज या क्वालिफाइड ट्रेनर्स का एक जो अभाव है, उसके कारण कई बार शिक्षा देने में रुकावटें आती हैं। तो उसके लिए हम अपने स्टूडियो के माध्यम से लाइव ब्रॉडकास्ट क्लासेस करते हैं। हम ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के माध्यम से वहाँ के ट्रेनर्स की गुणवत्ता को भी बढ़ाते हैं। हम लाइव एक्सपोजर के माध्यम से वहाँ के स्टूडेंट्स को भी आसपास के इंडस्ट्रीज़ तक जोड़ने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डिवाइसेस को भी अगर हम सब्सिडाइज कर सकें और ग्रामीण लेवल तक पहुंचा सकें, तो डिवाइसेस के अभाव में भी कई बार हम डिजिटल शिक्षा को रुकते हुए देखते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि जो हमारे केंद्र हैं वहाँ पे डिवाइसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल के हों कि अगर ऑनलाइन क्लासेस करने की बात होती है तो हमारे केंद्रों तक जाके ऑनलाइन क्लासेस को भी किया जा सकता है। जी मैम, आप महिला उद्यमियों के लिए बहुत काम करती हैं और आपके 1.5 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। क्या आप उनके अंदर एनर्जी कैसे लाते हैं? उनको कैसे आप कहते हैं कि नहीं, एक अगर महिला है तो वो भी काम कर सकती है इस पुरुष प्रधान समाज में? देखिए, एक तो एंटरप्रेन्योर या उद्यमी होना, उसमें महिला और पुरुष का कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि ये एक एटीट्यूड है और एक अंदर से एक मोटिवेशन होने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारे महिलाओं को ये बोलना चाहूँगी कि ये एक एरिया है जहाँ पे आपको बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, राइट? क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस, आपकी काबिलियत उतनी ही है जितनी कोई मेल एंटरप्रेन्योर की। अभी जैसे हमने बोला, बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स हैं जिसमें आपके पास अगर एक आइडिया है तो उसको पायलट करने के लिए आपके पास बहुत सारे आजकल फैसिलिटीज़ मिलते हैं और धीरे धीरे इसको स्केल करके आपके घर से या कोई आपके छोटे जगह से भी आप उसको स्केल अप कर सकते हैं। आई थिंक बहुत सारे महिलाएं जब बच्चे स्कूल से निकल जाते हैं, 16-17 ईयर्स के होते हैं, तब अचानक उनको लगता है कि हमारे पास अब टाइम है, अब हमने नौकरी भी नहीं किया, इतने साल हम घर पे थे, अब हम क्या करें? 40s में हो सकती हैं, 50s में हो सकती हैं। तो मैं उनको ज़रूर बोलना चाहूँगी कि हमारे जो देश के बहुत बड़े विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं 55-60 में ही आई हैं, तो कभी भी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एज लिमिट नहीं होता, एज लिमिट नहीं होता, कभी भी स्टार्ट कर बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ हमारी कॉलर जुड़ चुकी है, पूजा बिजलानी जी। जी, बहुत स्वागत है आपका, रखें प्रश्न। हेलो। हाँ जी जी, मेरा सवाल डॉक्टर पल्लवी मैडम से है। जी नमस्ते मैडम। मैम, मैं भोपाल से बोल रही हूँ। जी, प्रश्न रखें। जी, हेलो मैम, मैंने आपको सोशल मीडिया पे फॉलो किया हुआ है और मैंने आपका वर्किंग स्टाइल भी देखा है। जितने ब्यूटीफुली आप अपने काम और अपनी फैमिली एज अ मदर आप अपना रोल प्ले करती हैं, ये बहुत ही मतलब मोटिवेट करता है। कुछ टिप्स हमारे लिए भी आप जरूर दें मैम, जिससे कि हम अपने वर्क और फैमिली दोनों को बैलेंस करके कुछ फ्यूचर में अच्छा कर पाएं। जी, सफल महिला उद्यमी बनने के राज पूछ रही हैं और साथ ही साथ आप इतनी शानदार पेरेंटिंग करती हैं। जी, मुझे इसमें बोलना है कि हमारे देश के सारे महिलाएं सुपर वुमेन हैं, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करती हैं, बट उसका स्ट्रेस भी लेती हैं। मैं ये जो फॉलो करती हूँ कि अगर एक चीज़ कर रही हूँ तो मैं उस पर ध्यान देती हूँ। और आई थिंक हम सब में ऐसा फेजेस आते हैं कि कभी काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कभी एग्जाम्स आ गए, बच्चों का बहुत इम्पोर्टेंट होता है, या कभी खुद अपने काम और अपना फिजिकल फिटनेस जो भी चीज़ है।
तो हम किसी भी चीज़ को सैक्रिफाइस ना करें, जितना हो सकता है उतना करें, हम परफेक्शन के पीछे ना भागें क्योंकि उस पर हमें ही स्ट्रेस होता है। जितना जो हो सके हम हर चीज़ को ओपन रखें और ये कभी ना बोले कि अभी जितना हो सकता है, बच्चा हो गया काम छोड़ दिया या काम में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको छोड़ दिया, घर चले गए। तो हम सारे विंडोज अपना ओपन रखें, जितना जो हो सकता है जब हो सकता है हम करते रहें और पता नहीं कब जो मोटिवेशन आए उससे हमें आइडियाज मिल जाए कुछ और करने का। क्या बात है जी। सर, आप नेप 2020 और NSQF के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्या ये नीति सच में जमीनी बदलाव ला रही है? जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 और जो उसके साथ साथ अन्य चेंजेस हुए हैं जिसमें नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, ये एक ऐसे टूल्स हैं जिनकी ज़रूरत भारत को बहुत सालों से थी और ये ऐसे गाइडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे फ्रेमवर्क हैं जिसको यूज़ करके एक विश्वविद्यालय, एक कॉलेज, एक इंस्टीट्यूशन, एक स्कूल अपने पूरे करिकुलम को और अपने पूरे स्टूडेंट्स को एक पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने की बहुत बड़ी शक्ति हासिल कर सकता है। देखिए, ये फ्रेमवर्क और गाइडिंग डॉक्यूमेंट्स एक पॉलिसी लेवल पे एक दिशा देने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं। इन डॉक्यूमेंट्स का जो ज़मीनी स्तर पे इम्प्लीमेंटेशन है वो राष्ट्रीय स्तर पे तो गवर्न किया ही जा रहा है, बल्कि स्टेट लेवल पे भी NEP को अपने अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हर सरकार कर रही है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% इस पॉलिसी के जो विचार हैं, इस पॉलिसी का जो स्पिरिट है वो ज़मीन पे उतर चुका है, पर हाँ, इसमें से जितना भी ज़मीन पे अभी आया है, और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे NEP को सबसे पहले अडॉप्ट किया गया और सबसे पहले ज़मीन पे लाने की कोशिश और प्रयास यहाँ पे किया गया। तो इस पॉलिसी में जो खास बातें हैं कि वोकेशनल एजुकेशन को, स्किल डेवलपमेंट को क्लासरूम के अंदर लाना है। कक्षा 6वीं से हमें वोकेशनल और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग को क्लासरूम तक लाना है। हमें वर्ल्ड ऑफ वर्क का एक्सपोजर, इनोवेशन का एक्सपोजर स्कूल लेवल से देना है। हमें एंटरप्रेन्योरशिप का करिकुलम स्कूल लेवल से इंट्रोड्यूस करना है। तो ये सारे वो चेंजेस हैं जो बहुत सालों से शिक्षा जगत के, कौशल जगत के जो उद्यमी हैं वो सरकार से इसकी रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो NEP के माध्यम से अब ये गाइडिंग डॉक्यूमेंट आ चुका है और सरकार ने ये भी क्लियर किया है कि आप बहुत ज़्यादा इसके गाइडलाइंस या किसी की तरफ अब ना देखें। इसमें जो ओपन क्रिएटिविटी और इम्प्लीमेंटेशन की सुविधा आपको दी गई है उसके माध्यम से आप अपने करिकुलम को बदलाव करें, करिकुलम में नए कोर्सेज को ऐड करें और करिकुलम को अपग्रेड करें। बहुत अच्छा। मैम, आप इतने सक्सेसफुल हैं, इतने झंडे गाड़े आपने, लेकिन उसके बावजूद आप नॉन हिंदी बेल्ट से हैं और हिंदी बेल्ट में काम कर रही हैं। कुछ विशेष परेशानियों का सामना मैम ने किया? जी, आई थिंक पहले मैं बैंगलोर से हूँ और 20 साल पहले मैं भोपाल आई थी और मुझे हिंदी नहीं आती थी। बट आई फील कि जो एक लैंग्वेज बैरियर है अब उसको तोड़ना ज्यादा आसान है। इतने सारे एप्स हैं, ट्यूटर्स हैं, इतने सारे मूवीज हैं, कंटेंट है। अभी आप जापानीज मूवी देखिए, कोरियन मूवी देखिए, तमिल मूवी, असमीज मूवी, इतना इजी है न्यू लैंग्वेजेस सीखना। तो मुझे लगता है कि कहीं पे भी जाके लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो आप अगर कंफर्टेबल हो जाए तो लाइफ थोड़ा इजी डेफिनेटली हो थोड़ी सी भावनाएं भी समझता है व्यक्ति, और जब प्यार की भावना हो तो सभी समझ जाते हैं। हमारे साथ हमारी एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं, दीक्षा सिंह जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, रखें प्रश्न। मैम, जो बच्चे होते हैं ना जो रूरल एरिया में हैं भोपाल से, उनको इंटरेस्ट तो है ट्रेनिंग के लिए और स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए, बट उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रहे हैं। वो ट्रेनिंग के लिए अपने आप को वहाँ पहुँचा नहीं पा रहे हैं बिकॉज दे आर फ्रॉम रूरल एरिया। तो हमारी सुविधाएं रूरल एरिया तक कैसे पहुंचे? जी मैम, आई थिंक अभी हमारा इसमें स्पोर्ट्स में हमने 3-4 साल से इसमें एफर्ट्स डालना शुरू किया है और हमारा विजन ये है कि जैसे हम स्किल्स के हब एंड स्पोक मॉडल हमने बनाया है कि बहुत सारे मध्य प्रदेश के कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट, हर ब्लॉक में हमारा एजुकेशन सेंटर है। उसी के साथ साथ हम स्पोर्ट्स स्किल्स का एक छोटा हब भी बनाएंगे जहाँ पे
वहाँ पे बच्चे जाके रजिस्टर करेंगे, बहुत सारे टूर्नामेंट्स, बहुत सारे ओपन कॉम्पिटिशन्स हम ज़रूर रखेंगे जहाँ पे स्टूडेंट्स स्पॉट हो, और उनको हम अपने मध्य प्रदेश के 3 यूनिवर्सिटीज़, डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी खंडवा, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी रायसेन और स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी भोपाल तक हम ले आ पाएँ, और यहाँ से डेफिनेटली आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ क्लब्स में खेलने का या जो ओपन कॉम्पिटिशन्स है उसमें भेजने का हम एक फनल सिस्टम हम बना रहे हैं, और इसका अनाउंसमेंट हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। बहुत बहुत ही अच्छी बात है सर। डिजिटल शिक्षा गाँव तक पहुँचे, लेकिन चाहते तो सब हैं, शहर तक सीमित होकर रह जाती है, इसका आपका क्या अनुभव? जी, ये बात कुछ हद तक सही है, पर आई थिंक इन टुडेज वर्ल्ड आज जब हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल कनेक्टिविटी पे, ओवरऑल ब्रॉडबैंड की स्पीड पे और ओवरऑल एक्सेस पे जितना काम सरकार द्वारा किया गया है, उसके माध्यम से शायद आज कुछ अगर गांव और कुछ फार फ्लंग एरियाज़ को छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि डिवाइसेस की पहुंच, डेटा की पहुंच और कनेक्टिविटी की पहुंच बहुत हद तक सब जगह पहुंच गई है। और इस पूरे काम में मुझे लगता है कि जो भारत की टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है कि उन्होंने डेटा की पहुंच को बहुत सुलभ तरीके से आम आदमी तक, जन जन तक पहुंचाया है। इस मामले में कुछ ऐसे स्कीम्स जहां पे कॉमन सर्विस सेंटर्स की अगर हम बात करें तो 2.5 लाख पंचायतों पे आज कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं जो कि डिजिटल सेवाओं को आगे पहुंचा रहे हैं। आईसेक्ट के भी आईसेक्ट सेवा केंद्र जैसे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि गवर्नमेंट और B2C सर्विसेज को आज आम आदमी तक पहुंचा रहे हैं। तो डिजिटल शिक्षा इस पूरे प्लेटफॉर्म से राइड होके पहुंच तो रही है, पर मुझे लगता है कि हमें आगे इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने पे काम करना है। एक्सेस की प्रॉब्लम को हमने कुछ हद तक सॉल्व कर लिया है। जी, लक्ष्य श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ भोपाल से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, रखें प्रश्न। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा सवाल एक्चुअली मैम से था कि आजकल के विद्यार्थियों में टैलेंट तो बहुत है, लेकिन कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी देखने को मिलती है। इसे बेहतर करने के लिए संस्थानों को और क्या करना चाहिए? जी मैम, मुझे लगता है आज जो फैसिलिटीज़ हैं यूथ के पास, कॉलेज स्टूडेंट्स, हाई स्कूल स्टूडेंट्स के पास, हमारे टाइम पे थे नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप संस्थान का वेट ना करें, आप खुद इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि आपको खुद आपका कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस बिल्ड होना है। आप अपना यूट्यूब चैनल खोलें, आप अपना इंस्टाग्राम चैनल खोलिए, कोई एक टॉपिक लीजिए, उसका अच्छे से रिसर्च कीजिए, उसका इन्फॉर्मेशन आप प्रेजेंट कीजिए, उसके बारे में छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स बनाने स्टार्ट कीजिए। कोई देखे ना देखे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा। और वही चीज़ जब आप उस कॉन्फिडेंस जो 3-4 विषयों पे आप बात करना स्टार्ट करेंगे, उस पर रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे, जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, आपके जो डोमेन एक्सपर्टीज़ आप बिल्ड करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड है, उससे आप इंटर्नशिप्स भी प्राप्त कर सकते हैं, उससे आपके जॉब्स में भी डेफिनेटली उसका एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। तो मुझे ये बोलना है कि यूथ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशंस करेंगे जितना अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, पेरेंट्स भी करते हैं, बट अगर आप 15-16 इयर्स के हैं तो आप अब इतना आपके सामने AI है, इतने सारे टूल्स हैं, आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट कीजिए और 4-5 इयर्स में आपको खुद अपने आप में चेंज नज़र आएगा। जी सर, आपके जो यूनिवर्सिटी है, चाहे RNTU की बात की जाए, SJUI की बात की जाए, विश्व रंग की चर्चा पूरे देश विदेश विश्व में फैली हुई है। क्या उससे भी कुछ स्किल्स डेवलप होती हैं? लोगों तक वो कैसे पहुंचता है? क्या वो नवाचार लेकर आ रहे हैं आप उसके अंदर? जी, तो अगर हम शिक्षा की बात करें तो एक होलिस्टिक एजुकेशन बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है संस्थानों पे कि वो एक 360 डिग्री एजुकेशन से छात्र को जोड़ पाएँ। तो जहाँ पे एकेडमिक्स इम्पॉर्टेंट हैं, पर उसके साथ साथ ये 3 और क्षेत्र जिसमें हमने स्टार्टअप्स की बात करी, उद्यमिता की बात की, स्पोर्ट्स और फिटनेस की हमने बात की, और तीसरा जो है वो आर्ट, कल्चर और हेरिटेज की बात है। तो हमारा दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आज की पीढ़ी को हमारे प्रदेश, हमारे देश की जो विरासत है, हमारे देश का जो हेरिटेज है, जो आर्ट एंड कल्चर है, उससे भी हम जोड़ें। तो इसी पूरे थॉट के साथ विश्व रंग
फेस्टिवल को बनाया गया और विश्वरंग एक भारतीय भाषाओं पे केंद्रित पर मल्टी आर्ट्स फेस्टिवल है, जहाँ पे हम लिटरेचर के साथ साथ हम म्यूज़िक, हम कला, हम आर्ट्स, हम उसके साथ साथ अन्य ऐसी विधाएं जो कि हमारे भारत से आती हैं, जिसमें पपेटेरिंग है, जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उन सभी चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं। और पिछले 6 सालों में हमने देखा कि अपेक्षा से बहुत अधिक युवाओं ने इसमें अपना इंटरेस्ट शो किया और आज एक ऐसा मंच, जो मंच देने का काम आईसेक्ट लगातार करता है, तो आर्ट एंड कल्चर में भी एक ऐसा मंच है जहाँ पे हमारे प्रदेश के कलाकार जो हुनर रखते हैं उनके पास विश्वरंग जैसा मंच आज है, जिसके माध्यम से वो अपनी कविताएं, वो अपने हुनर को, अपने गाने को, अपने म्यूज़िक को आज बड़े तादाद पे ऑफलाइन और ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बड़े संख्या तक पहुंचा सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है मैम। खेल और शिक्षा, और भारत का मूल मंत्र ये है कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन अब जब हम लगातार देख रहे हैं कि खेलोगे कूदोगे तब भी नवाब बन सकते हैं, लेकिन माता पिता की सोच के लिए कहीं ना कहीं बदलाव लाने की ज़रूरत है, तो आप उसके लिए कैसे समझाती हैं, क्या काम किए जाने चाहिए? देखिए, जो आजकल के माँ बाप हैं जिनके बच्चे स्कूल्स में हैं, वो माँ बाप 70s और 80s बॉर्न के हैं, तो उनकी गलती नहीं है कि स्पोर्ट्स पे अभी उनका ध्यान नहीं गया, क्योंकि हम लोग वो कॉम्पिटिटिव रैट रेस वाले जनरेशन थे। पहले पढ़ाई ही इम्पोर्टेंट था, करियर्स भी बहुत गिने चुने थे, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो और फिर कुछ 2-3 थे। बट अभी जैसे हमने बोला कि स्पोर्ट्स के इतने करियर्स हैं, आर्ट्स एंड कल्चर के इतने सारे ऑप्शंस हैं। आई थिंक पेरेंट्स को थोड़ा सा अपना माइंड शिफ्ट चेंज करने के लिए खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन गैदर करें कि कितने क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं बच्चे इस चीज़ में स्किल पाने के लिए, वो आर्ट एंड कल्चर के लिए एंड स्पोर्ट्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या एकेडमीज़ हैं, नेशनल एकेडमीज़ है, स्टेट एकेडमीज़ है, क्या ज्वाइन करके करें। मैं ज़रूर ये बोलूँगी कि एजुकेशन को ना छोड़ें स्पोर्ट्स में करने के लिए, बट अगर आपको लग रहा है कि बच्चा बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, शाइन कर रहा है, कभी कभी आपके आसपास की दुनिया आपको सिग्नल्स दे देती है कि ये बच्चा कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, कुछ कर रहे हैं, तो आप ज़रूर फैसिलिटीज़ ढूंढिए और उसको इंकरेज करें। क्या पता वैभव सूर्यवंशी जैसे बच्चे बिल्कुल सही, बिल्कुल। सर, समय बहुत कम बचा है और सर से चलते चलते बस एक छोटा सा संदेश हमारे युवाओं के लिए। मैं युवाओं को यही बताना चाहूँगा कि आज कौशल का समय है, आज इंडस्ट्री इंटीग्रेशन का समय है, तो आप जो भी कर रहे हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग का समय है, आपका ये दायित्व है, आपके ऊपर ओनस है कि आप उसके साथ साथ किसी भी माध्यम से अपने हुनर को, अपने स्किल्स को लगातार तराशते रहें, नए नए हुनर को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ते रहें और लोगों से जुड़ते रहें और मेंटर्स को अपने साथ जोड़ के रखें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आए, सर आप आए, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आप लगातार देखते रहिए मध्य प्रदेश दूरदर्शन का ये खास कार्यक्रम, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9:30 से 10 बजे, 10:30 बजे तक अनेकों विषयों की जानकारियों के साथ में हम आपके साथ उपस्थित रहेंगे। अगले अंक तक के लिए पूर्वा राय को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।